कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले पता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर मतलब कलर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कलर कैसे आता है, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड लास्ट बचा एलॉयज। टेनिसिटी इज ये टेनिसिटी आप समझते हो, मेबिलिटी ये सब तो जानते हो कि टेनिसिटी मतलब एक दृढ़ मतलब एकदम मजबूत बन जाता है। अगर आपने तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। रेडी प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 2 रेडी हो चुका है और इस बच्चा पार्ट नंबर 2 में हम बहुत सारा छोटे छोटे कंसेप्ट देखने वाले हैं। लाइक जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो सब चीज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बच्चा मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था और एक पार्ट ऑलरेडी बहुत ही प्यार से पढ़ाया था मैंने उसको, तो आप उसको जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तभी आप पार्ट 2 पे क्या करिएगा, जंप करिएगा। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है, दैट इज आवर पार्ट नंबर 2। और बच्चा इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले पता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर मतलब कलर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कलर कैसे आता है, कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड लास्ट बचा एलॉयज। और यहाँ पे ये जो पार्ट नंबर 2 हमारा खत्म होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स। और बच्चा एक चीज आपसे बहुत ही प्यारा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लेक्चर्स को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझेगा। तो स्टार्ट करें इस प्यारे से लेक्चर्स को। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा दूसरा पार्ट का अलग कंसेप्ट। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पहला है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से सुनना बच्चा, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं लाइक डी ब्लॉक जो हम पढ़ रहे हैं उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो बच्चा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों कोई एलिमेंट शो करता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ व्हाट, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो पेयर्ड होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, तो उसी हिसाब से उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। ओके, देखते कौन कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और वो कितने टाइप की होती है। तो चलो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आती है ड्यू टू बिकॉज ऑफ व्हाट, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे होता क्या है कि बच्चा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो 3 तरीके की हम यहाँ पे देखने वाले। एक है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सबको पता होगा पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, बोलो फटाफट, सबको पता है पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? यस, पैरामैग्नेटिक में होता है हमारा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड होना चाहेगा, पेयर होना चाहेगा कि नहीं? तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके अंदर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो पहले देखो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो मान लो ये मेरा डी ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बस यस बच्चा बोलो सब लोग, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉनों कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ पे पेयर करा दूं, तो लाइक 2 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो इसको बच्चा बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है? तो बच्चा पैरामैग्नेटिक में ना अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या क्या करेगा पैरामैग्नेटिक? यस, इट इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी को अट्रैक्ट करेगा अपने साथ पेयर कराने के लिए। ओके, द सब्सटेंस which are attract towards the applied magnetic field is called as what, paramagnetic। ओके, तो बस एक छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हो उसमें कि पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? यस बच्चा बोलो, अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आएगा हमारा डायमैग्नेटिक। अब ध्यान सुनना, डायमैग्नेटिक में क्या होता है? डायमैग्नेटिक में बेसिकली इलेक्ट्रॉन ना पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड। तो उसको जरूरत है क्या किसी को अपने साथ बॉन्ड किसी इलेक्ट्रॉन को बुलाने की? नहीं। सो इट इज रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से सुनो, डायमैग्नेटिक में क्या होता है? रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? यस, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक ना बिल्कुल पैरामैग्नेटिक जैसा ही होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, तो फेरोमैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फेरोमैग्नेटिक में प्रेजेंट हो गए। तो बताओ क्या हो जाएगा? यस, अगर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा ये थोड़ा सा ही अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या करेगा? ये ज्यादा अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब पेयर होना चाहेंगे, तो इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है कि द सब्सटेंस आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। और इसके कुछ एग्जांपल है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं कि राइट डाउन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के 2-3 एग्जांपल, 2 एलिमेंट्स के नाम बताओ। तो बच्चा याद रखना, Fe, कोबाल्ट, निकेल आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, फेरोमैग्नेटिक। इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड।
स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक सारे बच्चों को जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने अभी जो कराया वो सब समझ में आया रहेगा। सबको अगर आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक आपका, एक्चुअली सारे बच्चों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आई है ना, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं? यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारा आने वाला है कि जो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, जो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो क्या उसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हो? यस, मैं आपको दिखाता हूं उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो यहां पे क्या दिया है, पिक अप द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। आपको बताना इसमें से कौन कौन से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, लेकिन इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पहले वाले वीडियो के पार्ट में पढ़ाया वो आपको आना चाहिए। जैसे देखो, अगर आपने कॉपर लिया, कॉपर का क्या होता है? यस, ऑर्गन के बाद क्या होता है? 3d10 4s1, ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया पहला वाला लेक्चर जाके देख लेना। ओके, चलो यहाँ पे पहला क्या बोला, लेकिन कॉपर +1 बोला है। +1 का मतलब क्या होता है? हमेशा अगर +1 है, +1 का मतलब आप इधर से एक इलेक्ट्रॉनों को क्या करोगे, निकाल दोगे, तो क्या बचेगा? 3d10 4s0 हो जाएगा। अब बच्चा 3d10 है तो देखो d ऑर्बिटल है, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या यार? ओके, 6 नहीं होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, देखो 10 इलेक्ट्रॉन फील करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर्ड हो गए। तो पैरामैग्नेटिक होगा क्या? नहीं, ये डायमैग्नेटिक है। ये बच्चा क्या आपका? डायमैग्नेटिक। चलो दूसरा वाला सॉल्व करते, Fe वाला। तो Fe का पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होना चाहिए। Ar 3d6 4s2 होता है, स्कैडियम, टीटियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। चलो मुझे लेकिन क्या चाहिए? Fe 3d+ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? +3 चाहिए, तो 3 का मतलब क्या? आप 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे, लाइक 4s आपका 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। देखो 2 यहां से निकाला, 1 यहां से। अब देखो d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, d के अंदर कितने? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5। देखो अब इसमें क्या है? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा यस, दिस इज आवर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो Fe आपका क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। ऐसे आप सबका सॉल्व करिए और आपको जो भी पैरामैग्नेटिक मिलेगा वो आप बिल्कुल इसमें से अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक डायमैग्नेटिक बता दिया जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर है, और मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक की भी बता दी जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर अगर मैंने सॉल्व किया, मान लो दो कोई ये पेयर हो गया, बाकी सब अनपेयर रहे, तो बच्चा अगर एक भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, तो वो पैरामैग्नेटिक ही बोला जाएगा, भले उसमें कितने भी डायमैग्नेटिक हो, ठीक है, कितने भी पेयरिंग हो। ओके, चलो अब ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर और भी कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस बच्चा याद रखना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए फिक्स आता है, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, देखो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल के अंदर ना स्पिन मोमेंटम करता है, लाइक वो ना घूमते रहता है, ठीक है। अब वही स्पिन मोमेंटम ना हमें कैलकुलेट करना, और उसके लिए स्पिन ओनली का एक फॉर्मूला होता है, लाइक m = रूट में n ब्रैकेट n+2 bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटोन, और सारा जो इसमें टर्म एंड सिंबल है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो n तुम्हारा क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो तुम्हारा m होता है, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब हम इलेक्ट्रॉनों के लाइक जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो उसका क्या मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, वो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लर्न करना है। क्या है फॉर्मूला बताओ? m = रूट n n+1 bm। bm मतलब वो क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। क्या होता है बच्चा? यस, बोर मैग्नेटॉन। चलो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है ना उस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसा आता है, ठीक है। चलो ये देखो, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो क्या आता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइवेलेंट कैटायंस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स विथ एटॉमिक नंबर इज 25। देखो अब आपको पता करना पड़ेगा कि यार 25, मैं सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। आपको पता करना पड़ेगा कि यार एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है? तो स्कैडियम, टीटियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मतलब 5 मतलब 25 मैग्नीज का होता है। किसका होता है बच्चा? यस, मैग्नीज का कितना होता है? 25। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? AR 3d5 4s2। लेकिन यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि ये डाइवेलेंट है, कटायन से। कौन सा वैलेंट का कटायन? तो बच्चा लिखा है डाइवेलेंट्स कटायन, तो यहाँ पे Mn के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2। जैसे मोनोवैलेंट लिखा रहता तो +1, ट्राइवेलेंट लिखा रहता तो +3 लिखते। ओके, कभी कभी ये लिख के देते हैं ऐसे, ऐसा ना आपको मेटल के ऊपर ना ऐसा +2 +3 आपको लिख के देंगे, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा बताओ? AR
+2 का मतलब क्या है बताया हूं सब कुछ। 2 का मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर दोगे, निकाल दोगे, तो क्या बचेगा 3d5 4s 0। अगर आप मैं डी ऑर्बिटल ड्रॉ करूं, आपको डी ऑर्बिटल उसके बाद ड्रॉ करना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। आपको 5 इलेक्ट्रॉन फील करने, 1 2 3 4 5। ये हंस रूल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद क्या करोगे, पेयरिंग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चे, 5, ठीक है। अगर कोई पेयर हो जाता, जैसे कोई एक और आता, तो मैं यहाँ पे पेयर कर देता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचते, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 2 3 4 ही बचते। यहाँ पे फिलहाल पाई। चलो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है बताओ, m इज इक्वल टू रूट n प्लस 2 bm, ये फॉर्मूला है। bm मतलब बोर मैग्नेटॉन। ओके चलो, n की वैल्यू क्या है, n इज नथिंग बट व्हाट, योर नंबर ऑफ n पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 2, ठीक है, 5 प्लस 2 एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर 5 6 7 7 5 35 रूट 35। अब देखो बहुत सारे बच्चों को रूट 35 निकालने नहीं आएगा, तो आप क्या देख लो, रूट टेबल देख लो। इसको रूट टेबल नहीं आता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ रूट टेबल कैसे आप देख सकते हो। ओके, तो आपको ये लॉग टेबल आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा, ठीक है, आप मांग सकते हो वहां पे। अगर आपको नहीं मिलता है तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें, ठीक। किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 35 का 0 में देखना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। देखो ये 0 है, तो 35 का मैं देखूंगा 0 में 5.916 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5.916। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 35 का क्या मुझे मिल गया है 5.91 bm, ठीक है। bm स्टैंड फॉर व्हाट, बोर मैग्नेटॉन। क्या मिल जाएगा इसका, बोर। तो बच्चा ऐसे ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स आते हैं 2 मार्क्स के लिए। कुछ करना नहीं है, खाली जाके वहां पे स्क्वायर रूट बार बार आपको देखना रहेगा, ठीक है। वो आप देख सकते हो इजी तरीके से, 0 में देखना है कि कहां देखना है, वो आप कर सकते हो। ओके, सो इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको बस फॉर्मूले पुट करने, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, उसकी वैल्यू पुट करने, एंड यू विल गेटिंग व्हाट, आंसर्स। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को, सब कुछ समझ में आ गया। ओके चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान सुनना, अगला टॉपिक से हमारा कलर से रिलेटेड। अब ये कलर से रिलेटेड जो टॉपिक है, ये किसके ऊपर दिया हुआ है, तो बच्चा ये हमारे एलिमेंट्स या फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसी के लिए दिया गया है। आपको पता होगा कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। जैसे आपने कॉपर के कलर देखे, आयरन के कलर देखे, तो वो कलर आते कैसे, वो कलर जो आप देखते हो वो आते कैसे आते, क्या 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 होता है उसमें, तो मैं आपको चलो आज वो एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनना। देखो, कलर, अ सब्सटेंस अपीयर्स कलर इफ इट एब्जॉर्ब अ पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट्स। मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ना कुछ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जैसे एब्जॉर्ब करते हैं तो बाद में ना वो जो एनर्जी को, वो जो वेवलेंथ को जो वो एब्जॉर्ब किए रहते हैं, बाद में उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। तो उसी से ना, उसी जो सर्टन वेवलेंथ की जो लाइटें, विजिबल लाइटें हैं जो हमें दिखती हैं बच्चा, वो एक कलर ही है, वो एक क्या है, एक कलर है, ठीक है। अब यही चीजें तो हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमें मेटल्स के अंदर या फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे शो करते हैं। ओके, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है कि देखो, जब आपके ये मान लो डी ऑर्बिटल्स है, लाइक डी ऑर्बिटल्स ये है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब आपके डी ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, मतलब जब हायर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं, 1 2 3 4 5, जब इनको एनर्जी मिलता है तो बच्चा ये 2 में ना ब्रेक डाउन हो जाते हैं, 2 लेवल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नीचे तुम्हारा 3 ऑर्बिटल आता है और ऊपर तुम्हारा 2 ऑर्बिटल। इसके अलग अलग लेवल नाम लिखेंगे, इसका नाम है इजी और इसका नाम है T2G ऑर्बिटल। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ा होगा। मान लो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चा, यस, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होने के बाद ये नीचे के ऑर्बिटल में आ जाता है। बस बहुत ही, मतलब मैं कलर आपको पूरा अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाए कि आप इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लो, वो मैं ज्यादा ट्राई करता हूं यहाँ पे। ओके, मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक विजिबल रीजन में ना सर्टन एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सर्टन वेवलेंथ की लाइटों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। कहां जाते हैं, यस, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और बच्चा एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद फिर वो अपने घर वापस आना चाहते हैं, तो वहां पे वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, वो कोई ना कोई वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। तो जब वो उस वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी को, विजिबल लाइट की एनर्जी को जब रिलीज करते हैं, तो बच्चा उसी वेवलेंथ की, उसी विजिबल वेवलेंथ की लाइट जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, या फिर वो जो वेवलेंथ को हम देखते हैं बच्चा, उसी से कुछ ना कुछ हमें कलर मिलता है। उसी वेवलेंथ की लाइटों के इफेक्ट की वजह से हमें क्या मिलता है, कलर मिलता है, ठीक है।
तो इसी बेसिकली यही इसके पीछे का रीजन है कि हमें हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग कलर हमें देखने के लिए मिलता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाके डी ट्रांजिशंस करते हैं। क्या करते हैं, बस यस बच्चा, डी ट्रांजिशन। और इसी के वजह से हमें हर एक मेटल्स के अंदर अलग अलग कलर देखने के लिए मिलता है। अब ये है कंप्लीमेंट्री कलर का एक चार्ट। जैसे कोई अगर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइटों को एब्जॉर्ब करता है, मान लो वो रेड एब्जॉर्ब करता है, तो बिल्कुल इसके उल्टा, मतलब ये ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन कोई ना कोई एक वेवलेंथ की लाइटों को क्या करेगा, रिलीज करता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिलीज करता है, और वही हमें दिखता है, वही हमें कलर क्या होता है, शो होता है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको इस चीजों के बारे में समझ में आया रहेगा। ये सर हमें समझ में आया। ओके, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वही यहां पे करते हैं डी ट्रांजिशन, और इसी की वजह से हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है। तो बेसिकली एक चीज अगर मैं यहां पे बताऊं तो कलर आपको किसमें देखने के लिए मिलेगा, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तभी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कलर। ठीक है, लेकिन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं है और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा शो करेगा, वो बच्चा कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना। लेकिन मैं जो यहां पे बता रहा हूं, पहले उसके बारे में सोचो कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे किसी एलिमेंट्स के अंदर रहेंगे तभी आपको कलर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं और या तो इलेक्ट्रॉन हो ही ना, तो वो कंपाउंड हमें ना पूरा का पूरा कलरलेस दिखेगा। चलो मैं कुछ करके दिखाता हूं, कुछ बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। देखो क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे ओके, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मुझे लेने पड़ जाएंगे, लग रहा है। ओके चलो ध्यान से देखो, मैं एक बताता हूं यहाँ पे। देखो आपसे पूछा जाएगा वाई स्कैंडियम +3 सो कलरलेस। ये क्वेश्चन आता है, आपको बताना रहेगा ये कलरलेस क्यों शो करता है। मैंने आपको क्या बोला, या तो ये D0 हो, या तो इलेक्ट्रॉन हो ही ना डी ऑर्बिटल में तब वो कलरलेस शो करेगा, या तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फिल हो तब वो क्या शो करेगा, कलरलेस शो करेगा। ठीक है, अगर कुछ भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा तो फिर भैया प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई ना कोई कलर शो करेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 21। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3D1 4s2। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए स्कैंडियम +3, क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो Ar3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यहां से 2 निकल जाएगा और यहां से भी 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3D0 4s2। अब यहां पे क्या देख रहे हो, डी ऑर्बिटल में कोई नो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई इट्स सो कलरलेस। ठीक है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो डी ट्रांजिशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे जरूर। ठीक है, ये मैं आपको बोल के रखता हूं पहले से। ओके, अब जरूरी नहीं कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डी ट्रांजिशन हो तभी कलर शो होगा। बहुत सारे अलग भी रीजन है, बहुत सारे अलग रीजन क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो अलग अलग रीजन क्या है, कि कलर शो करने के अलग अलग रीजन क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट रिलेटेड टू क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या पॉइंट्स है जहां पे हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट से बच्चा वो कलर शो करते हैं। तो पहला है, मैंने अभी बताया, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके डी ऑर्बिटल में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उससे कलर आएगा। दूसरा, डी ट्रांजिशंस की वजह से भी कलर आता है। तीसरा, नेचर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द मेटल की वजह से भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने पढ़ाया रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको पढ़ाया है, रहेगा नहीं, पढ़ाया है, जहां पे मेटल बॉन्ड होता है लिगेंड से। अब लिगेंड्स क्या होता है, देखो मैंने आपको पढ़ाया रहेगा कि लाइक जो हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट H2O के साथ में बाइंड हो रहा है। ठीक है, 6H2O के साथ में, तो ये हमारा मेटल हो गया, ये हमारा लिगेंड। तो कभी कभी लिगेंड्स भी अप्रोच करते हैं मेटल को और उसमें कलर में चेंजेस लाते हैं, तो लिगेंड्स की वजह से भी हमें कलर फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट पॉइंट है ज्योमेट्री। कभी कभी क्या होता है कि मेटल की ज्योमेट्री की वजह से भी वहां पे कलर डिसाइड होता है कि अच्छा अब इस ज्योमेट्री में ये कलर आएगा। आपको नहीं समझ रहा तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्यूशंस कराता हूँ जो आपको नेट जेई वगैरह में क्वेश्चंस में ये आते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिल सकता है। देखो क्या होता है, जब कोबाल्ट क्लोराइड लाइक कोबाल्ट क्लोराइड CO+2 इज डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है और ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है COH2O6 टाइम +A which has a octahedral geometry। इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो ध्यान से सुना, जब कोबाल्ट को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं कोबाल्ट +2 को, तो ये इस तरीके का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है और ये पिंक कलर का होता है। लेकिन जब इसी सॉल्यूशन को
जब हम इसे सोल्यूशन को ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो बच्चा ये डीप ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है? डीप ब्लू कलर। ये क्या करता है? बनाता है। अब देखो कोबाल्ट क्या करता है? HCl में से क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके CuCl4 बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +2, एंड विच हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे एक देख रहे हो, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में वाटर के साथ में मिलकर वही कोबाल्ट कौन सा कलर दे रहा है? बताओ, पिंक कलर दे रहा है। लेकिन वही कोबाल्ट जब मैं HCl में डीप कर रहा हूं तो वही कोबाल्ट हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सॉरी हाँ टेट्राहेड्रल, वो ऑक्टाहेड्रल था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमें कौन सा कलर दे रहा है? डीप ब्लू कलर दे रहा है। तो कभी कभी हमारे नेचर ऑफ लिगेंड्स और ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कौन से कलर में हमें दिखने वाले। ओके, सबको पता चल गया? ओके। और एक चीज मैं पहले ही बता दूं बच्चा कि देखो, कोई भी आप जो भी दुनिया में जो भी चीजें देख रहे हो उसके पीछे का रीजन ही वही होता है कि लाइट, उस विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट उस पर पड़ती है और वो कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद भी हमें वो चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि हम उस लाइट, पर्टिकुलर विजिबल लाइट की वेवलेंथ को क्या करते हैं? और एब्जॉर्ब करते हैं, देखते हैं अपनी आंखों से, क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चों को ये जो मैंने पढ़ाया कलर के बारे में ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहेगा। आप यहाँ पे नोट्स बना लेना। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए कलर के बारे में आता तो जो मैंने 3 पॉइंट अभी इसके पीछे ये वाला लिख के दिया था, ये वाला अगर आपने कर दिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा बच्चा? ये होता है आपका लिगेंड्स। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारा अगला टॉपिक? यस, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। बताओ कैटलिस्ट क्या होता है? कोई बता सकता है? यस, व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? कैटलिस्ट बच्चा सबको पता होगा, ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कि तो इंक्रीज करता है कि तो डिक्रीज करता है। मतलब अगर मेरा कोई रिएक्शन चल रहा है, अगर मैंने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो बच्चा वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? यस, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो मान लो आप और आपका कोई दोस्त और तीसरा बंदा आके आपके कान भर दे, तो आप वोलाटाइल हो जाओगे अपने दोस्त के प्रति और उसको मारने, गाली देने या फिर कुछ भी करने पे आ जाते हो। ठीक है, तो वो बच्चा जो बाहर से है, जो आपके कान भर दिए, दैट इज द कैटलिस्ट। वो क्या काम कर रहा है? आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है। चलो देखते हैं कैटलिस्ट क्या करता है। इनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप लोगों ने बहुत सारे कैटलिस्ट ऑर्गेनिक में पढ़ा रहेगा कि हम यूज करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटलिस्ट यूज करते हैं। आपने कोबाल्ट पढ़ा होगा, निकेल पढ़ा होगा, पैलेडियम पढ़ा होगा, प्लेटिनियम पढ़ा होगा, क्रोमियम पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकेल यूज करते थे हाइड्रोजनेशन के लिए, लाइक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए निकेल यूज करते थे। निकेल यूज करते तो रिएक्शन में हाइड्रोजन आता था, हाइड्रोजन क्या करता था? डबल बॉन्ड को ब्रेक करता था, या फिर बहुत सारी चीजें करता था। निकेल, प्लेटिनियम, क्रोमेट, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरीके से यूज करते हो। तो बच्चा डी ब्लॉक के ना बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे भी कैटलिस्ट के 2 टाइप होते हैं। जो डी ब्लॉक के कैटलिस्ट होते हैं ना, उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरा आएगा हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अब बच्चा होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? देखो होमोजीनियस कैटलिस्ट ना रिएक्टेंट के साथ में मिलके ना अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। मतलब जैसा रिएक्टेंट है ना वैसा ये कैटलिस्ट भी रहता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद अनस्टेबल कंपाउंड बना देते हैं, जिसको थोड़ा सा सेपरेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चा हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, तो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट ना एक सरफेस प्रोवाइड करता है। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट याद रखना, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड कराता है ताकि रिएक्शन यहां पे हो सके अच्छे से, ताकि रिएक्शन यहां पे क्या हो सके? अच्छे से हो सके। जैसे ये सब जो निकेल, प्लेटिनियम ये सब है ना, तो ये सब तुम्हारे हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है। ये क्या करते हैं? ये ना रिएक्टेंट को ना सरफेस प्रोवाइड करते हैं, गद्दे का काम करते हैं कि आओ और सो जाओ। ठीक है, तो वही है, तो वो बेसिकली सरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन वहां पे आराम से हो सके। उसके बाद कैटलिस्ट निकल जाता है बाहर, मतलब उसके साथ मिक्स नहीं होता है। तो ओनली बस सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का क्या होता है? यूज होता है। आई थिंक सारे बच्चों को होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट समझ में आ गया रहेगा। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या एक बार बताओ? यस, रिएक्टेंट के साथ में मिलकर अनस्टेबल कंपाउंड बना देता है, इंटरमीडिएट बना देता है, और ये क्या करता है? ये रिएक्शंस को सरफेस प्रोवाइड करता है। यहां पे देख लो, द हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट इज द रिएक्शन दैट द मेटल प्रोवाइड अ सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट ईच अदर। ठीक है, आई थिंक अब सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई रहेंगी। ओके, अगर आ गई है तो अब हम कुछ कैटलिस्ट के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक में हमें मिल जाता है। Mn2 acts as a catalyst for decomposition of ClO3। अब देखो, जब आपको ClO3 लाइक पोटेशियम क्लोरेट, ClO3 शायद यही है, अगर आपको इसको डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो हम क्या यूज करते हैं? MnO2 का कैटलिस्ट क्या करते हैं? MnO2 हमारा ब्लैक कलर का पाउडर होता है। जैसे इसमें डालोगे ना, तो ये एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये रिएक्शन में ना ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम MnO2 का कैटलिस्ट यूज करते हो। आपको पता होगा Mn हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। ठीक है, चलो दूसरा है मैन्युफैक्चर्स ऑफ अमोनिया प्रोसेस। जब अमोनिया बनाया जा रहा था तो हर्बल प्रोसेस से बनाया जा रहा था, लेकिन उसमें जो कैटलिस्ट यूज किया गया वो भी हमारे ट्रांजिशन सीरीज का है, लाइक मोबेलियम और Fe यूज एज अ कैटलिस्ट। और कोबाल्ट
and TH. Alloys is used for Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline. तो बहुत सारे गैसोलिन्स के सब्सटेंस निकालने के लिए हम जो ये कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कोबाल्ट और TH एलॉयज को यूज करते मिक्स करके। ये फिशर-ट्रॉप्श प्रोसेस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिशर-ट्रॉप्श एक प्रोसेस है जहां पे गैसोलीन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद फोर्थ वन है कि कैटलिस्ट लाइक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथेन कन्वर्ट करने के लिए 140 डिग्री सेल्सियस अप्लाई किया जाता है और यहाँ पे कैटलिस्ट भी लगाया जाता है। मैं रिएक्शन आपको करके दिखाता हूं। देखो मान लो आपके पास कोई इथीन का मॉलिक्यूल्स है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आप ना यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज करते हो निकल, और टेम्परेचर इज 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो निकल क्या करता है, रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन करता है। लाइक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आता है बॉन्ड ब्रेक करता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या बन जाएगा, CH3-CH3। तो फिलहाल हम किसी भी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड ग्रुप को ब्रेक करने के लिए भी बच्चा क्या यूज करते हैं, यस कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकेल यूज किया। क्या यूज किया है, निकेल। निकेल हमारा एक टाइप का हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट है जो रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और जो भी चीज उसको ब्रेक करके वहां पे सब्स्टिट्यूट होता है वो हाइड्रोजन। ओके, तो आपको क्या मिल गया, इथीन से क्या मिल गया बच्चा, यस इथीन से मिल गया इथेन, प्यारा सा हमें इथेन। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है कि यार कैटलिस्ट क्या है, भूल तो नहीं गया यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा तो मुझे बता देना यार। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट्स पढ़ लूंगा। चलो अब अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है। अब ये तो सबसे इजी भैया क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूं। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, मान लो मैं कोई एलिमेंट्स हूं, अब मेरे अंदर ना मैं तो हर एक मतलब मेरा हर एक मॉलिक्यूल्स किसी न किसी पॉइंट से जुड़ के बना हुआ है। अब क्या होता है, मान लो मेरे अंदर कहीं से कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और मेरे ना जो पॉइंट, जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ था उस पॉइंट के बीच में आके अगर कनेक्ट हो गया तो उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म होना। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना। देखो आता हुआ आपका ये रहा, व्हेन द स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस within the crystal lattice and that is called as what interstitial compound। अगर आपको नहीं समझा तो मैं यहाँ पे बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है, मान लो अगर ये आपका कोई Fe या फिर किसी भी चीज का एटम है, ठीक है, किसी भी चीज का एटम हो सकता है, लाइक क्यूब एक बना रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये सब जो लैटिस पॉइंट, अगर यहाँ पे ये मान लो आयरन सब मिलके बना हुआ, लेकिन इस लैटिस पॉइंट पे गलती से कोई ऑक्सीजन आके ट्रैप हो गया, कोई नाइट्रोजन आके ट्रैप हो गया, कोई हाइड्रोजन आके ट्रैप हो गया इस लैटिस पॉइंट पे, तो जो भी फॉर्म होता है इसी को बोलते बच्चा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चा, यस इसी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम इस नेचर में थोड़े से कम सर्वाइव कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा काम है, बहुत जरूरी है। देखो जैसे स्टील एंड कास्ट आयरन आर द एग्जांपल ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड आयरन। ठीक है, जब आप कार्बन एंड आयरन को मिक्स करते हो ना तो आपका स्टील बनता है। क्या बनता है, यस स्टील बनता है। उसके बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन द मोबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ द आयरन इज रिड्यूसेस एंड द टेनिसिटी इज इंक्रीजेस। टेनिसिटी आप समझते हो, मोबिलिटी ये सब तो जानते हो कि टेनिसिटी मतलब एक दृढ़, मतलब एकदम मजबूत बन जाता है अगर आपने ये मिक्सअप किया तो। क्या, कार्बन को मिक्स किया तो किसके साथ में, आयरन के साथ में। ऐसे तो आयरन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, टूट जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आपको अगर एक अच्छा स्टील बनाना है तो आपको आयरन को मिक्स करना पड़ेगा कार्बन के साथ में, जिसकी वजह से इसकी टेनिसिटी क्या हो जाती है बच्चा, यस इंक्रीज हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। ओके, आई थिंक अब सबको पता चला होगा कि यार इंटरस्टिशियल करना बहुत जरूरी है किसी भी मेटल के अंदर। ठीक है, वो उतना ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हालांकि वो बेस्ट सही एग्जांपल तो नहीं, पर उससे आप समझ सकते हो कि गोल्ड के अंदर बच्चा बहुत सारे कॉपर ये सब चीजों को मिक्स करते हैं। अगर आप प्योर गोल्ड पहनोगे ना तुरंत टूट के गिर जाएगा। ठीक है, तो वहां पे भी उसकी टेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ओके चलो, अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि एक्चुअली वो कैसे होते हैं अगर ऐसा हमने कर दिया तो बच्चा, दे आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पेरेंट मेटल। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होती, जैसा पहले रहते हैं वैसा बाद में भी वो रहते हैं। एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन द प्योर मेटल्स। अब देखो इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब आपने दूसरा कोई एलिमेंट्स ऐड कर दिया, अब दोनों को हीट करना पड़ेगा तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स आएगा कि नहीं आएगा, यस। उसके बाद देयर डेंसिटी आर लेस देन द पेरेंट मेटल। अब इनकी डेंसिटी लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है, लेस हो जाती है एज कंपेयर टू व्हाट योर पेरेंट्स मेटल। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट, द मेटालिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज अ डायमंड। अगर देखो कार्बाइड
मेटालिक कार्बाइड्स। देखो अगर आपने कोई कार्बाइड्स बना दिया लाइक मेटालिक कार्बाइड, मतलब चलो जिंक के साथ में कोई कार्बाइड बना दिया लाइक जिंक कार्बाइड, अगर कोई भी ऐसा कार्बाइड बनाते हो लाइक मिक्स करते हो इसको, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और एज कंपेयर टू वो डायमंड से भी ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड एज अ डायमंड, ठीक है, लगभग डायमंड कितना ही वो हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्राइड समझते हो, जैसे जैसे देखो ये जिंक कैच, जिंक के साथ में हाइड्रोजन, ये सब हाइड्राइड होते हैं, ठीक है। निकेल के साथ में हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं, हमारे हाइड्राइड होते हैं। तो बच्चा ये सब जो हाइड्राइड होते हैं ना बच्चा, हम यूज करते हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अगर किसी भी रिएक्शंस को रिड्यूस करना है तो हम ऐसे हाइड्राइड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ठीक है, निकेल हाइड्राइड। तो ये सब जो हाइड्राइड होते हैं बच्चा ना, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे रिएक्शन में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, आई थिंक सारे बच्चों को इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीजें। 3-4 पॉइंट करके जाओ, सब नहीं करोगे तो ऊपर भी चलेगा। मैं सारे पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चा, ताकि आप अगर सब पढ़ोगे तो कम से कम 3-4 तो आपको याद रहेंगे ना, तो एग्जाम में इजिली 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आप इजिली कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलॉयज। एलॉयज क्या होता है, सारे बच्चों को पता होगा एलॉयज क्या होता है। व्हेन 2 और मोर मेटल्स आर कंबाइंड, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। क्या होता है एलॉयज, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, आप एक मेटल के क्रिस्टल लैटिस को दूसरे मेटल के क्रिस्टल लैटिस से ना मिक्स कर देते हो, तब जाके वहां पे एलॉयज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम 12वीं में चले गए तो हमें थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा लैटिस वर्ड यूज करो यार, उसका लैटिस इसके साथ में मिला है, इसका लैटिस उसके साथ में मिला है, तो जाके क्या बनता है, यस एलॉयज बनता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, देखो the transition elements from alloys where atoms of the one metals are distributed randomly in the lattice of the another metals, ठीक है। एटम का एक मेटल का जो लैटिस पॉइंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एटम के दूसरे मेटल के लैटिस पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। तब हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, एलॉयज फॉर्म हो जाएगा बच्चा। क्या फॉर्म हो जाएगा, बोलो, यस एलॉयज फॉर्म हो जाएगा। अब जो आपके एलॉयज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपका फेरस एंड दूसरा नॉन फेरस अलॉय। फेरस अलॉय क्या होगा बता दो, यस फटाफट बोलो, कान में मेरी आवाज आनी चाहिए। फेरस अलॉय क्या होता है, यस जैसा अलॉय ऐसा अलॉय जिसमें आयरन का मिक्सचर हो। और नॉन फेरस अमाइन, नॉन फेरस वाले क्या हो जाएंगे अलॉयज, बताओ, जिसमें आयरन का मिक्सचर ना हो। वही है बच्चा, कुछ नहीं। देखो, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स प्लस एटम्स ऑफ आयरन इन द मिक्सचर इज कॉल्ड एज व्हाट, फेरस अलॉय। मतलब अदर एटम, जैसे तुमने ले लिया जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, अगर जिंक कॉपर को आपने मिक्स कर दिया किसके साथ में, आयरन के साथ में, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फेरस एलॉयज। इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ द आयरन इज मोर दे आर टर्म्ड फेरस एलॉय। समझ रहे हो, मतलब इसमें आपको आयरन का परसेंटेज ज्यादा रखना है एज कंपेयर टू जो अदर एलिमेंट्स को मिक्स करने वाले हो, ठीक हो। जैसे एग्जांपल हो गया आपका निकेल स्टील, ठीक है, क्रोमियम स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। अभी बताऊंगे ये सब बनते कैसे, तो ये सब इसके एग्जांपल है तुम्हारे फेरस एलॉयज के, ठीक है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है नॉन फेरस एलॉय। आपको मैंने बताया कि मिक्सिंग ऑफ एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विद अदर देन आयरन। अगर आपने आयरन को छोड़ के अदर एलिमेंट्स को मिक्स किया, कॉपर जिंक को मिक्स किया, ऐसा कुछ मिक्स करके जो भी चीजें बनाओगे, तो वैसे एलॉयज को बोलेंगे नॉन फेरस एलॉय। एंड ब्रास विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस एलॉय, एंड यह बनता है हमारे कॉपर और जिंक से। किससे बनता है बच्चा, बताओ, यस कॉपर और जिंक से। बच्चा ये ब्रास वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, सही बोल रहा हूं, क्योंकि ब्रास का बहुत बार पूछा गया है कि ब्रास एक्चुअली किससे मिलके बनता है, तो कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है। 1 मार्क्स का ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बेसिकली इसमें से कुछ आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेकिन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखो। ब्रॉन्ज एक तुमको एलॉय पता है, बहुत सारे मेडल्स वगैरह बनाए जाते हैं उसे, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एलॉयज किससे बनता है, ये कॉपर और टिन से। किससे बनता है, कॉपर और टिन से। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, कोरोसिव रेजिस्टेंस भी होता है, एंड यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यू, मेडल्स एंड ट्रॉफीज। उसके बाद क्यूप्रा निकेल एलॉय किससे बनता है, कॉपर एंड निकल। इसका तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्यूप्रा निकेल कॉपर एंड निकल से बनता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स फॉर मरीन शिप्स, लाइक समुद्र के अंदर जो चीजें चलती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, इनसे लाइक बोट्स वगैरह, ठीक है। तो मरीन कंडेंसर ट्यूब्स, ये सब बनाने के लिए हम क्यूप्रा निकेल एलॉयज का क्या करते हैं, यस यूज करते हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील। सबको पता होगा बच्चा, स्टेनलेस स्टील हमारा किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील में हमारा आयरन और कार्बन होते हैं, ठीक है, ज्यादा परसेंटेज में होते हैं। और ये हमारे बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, लाइक अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में यूज होता है। उसके जो ऊपर के जो हिस्से होते हैं उसको बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील को क्या करते हैं, यस यूज करते हैं। उसके बाद है नाइक्रोम एलॉयज कहां यूज कैसे बनता है, पहले देखो निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम
नाइक्रोम से याद कर सकते हो, निकेल क्रोमियम, नाइक्रोम, निकेल क्रोमियम। ओके, निकेल क्रोम का जो एलॉय है वो नाइक्रोम है, ठीक है। एंड इसमें जो रेशियो होता है वो 80-20 का रेशियो डाल दे, लाइक निकेल 20 रहेगा और क्रोमियम कितना, निकेल 80 रहेगा और क्रोमियम कितना रहेगा 20। हैज बीन डेवलप्ड स्पेशली फॉर द गैस टर्बाइन इंजन। बच्चा गैस टर्बाइन इंजन में बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, दैट्स वाई इसको हम बनाने के लिए हम लोग कौन सा एलॉय यूज करते हैं, नाइक्रोम। उसके बाद टाइटेनियम एलॉयज, बच्चा आपको पता होगा टाइटेनियम वर्ल्ड का बहुत ही तगड़ा मटेरियल है, ठीक है। तो जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी वाली चीजें होती है, अगर उसको कवर करना है, फिर लाइक जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, एक जो बहुत तेज उड़ते हैं, ठीक है, राफेल वगैरह जितने भी हैं, लाइक हमारे देश के बहुत ही पावरफुल जो भी है ये एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो उसके पीछे वाले इंजन को कोटिंग करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो बच्चा टाइटेनियम वगैरह के मेटल वहां पे यूज होते हैं, ताकि वो जल्दी पिघले ना, ठीक है। नहीं तो अगर कोई ऐसा नॉर्मल यूज कर दे इसका मेल्टिंग पॉइंट लो बच्चा हो तो फटाक से पिघल जाएगा, ठीक है। तो टाइटेनियम एलॉयज विथस्टैंड स्ट्रेस अप टू द हाई टेम्परेचर, इसको हम हाई टेम्परेचर में रख सकते हैं, कहीं भी ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड आर यूज फॉर अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट्स, ठीक है, फायर प्रूफ बकेट्स एंड एग्जॉस्ट राउंड्स, ठीक है। तो आपको पता होगा फायर प्रूफ बुलेट जो रहते, लाइक जो हेलमेट्स वगैरह यूज करते हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको। और हमारे जो एग्जॉस्ट राउंड्स होते हैं, ठीक है, जहां पे हमारे गैसेस निकलते हैं हैवी, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर वाले गैसेस निकलते हैं, वहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटेनियम का कोटिंग करके वहां पे, मतलब टाइटेनियम का मटेरियल वहां पे क्या कर सकते हैं बच्चा, ये यूज कर सकते हैं। ओके, देखो ये जो पार्ट था ना बच्चा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, मतलब मजा भी आ रहेगा आपको, क्योंकि इस पार्ट में से बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैं बताता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब मैंने हर एग्जाम में ये जो लेक्चर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखते हो। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा बच्चा, इस पार्ट से थोड़ा बहुत आपको नोट्स बनाते चलना है। और आप बोलोगे कि सर इसका नोट्स हमें दे दो, तो लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा नोट्स डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना बच्चा, तो आपको हमेशा ये चीजें याद रहेंगी कि आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुके हैं। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर आपको बच्चा ये वीडियो सही में अच्छा लगा रहेगा तो अपने टीचर्स को जरूर सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।